नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ये जो टॉपिक है हम लोग इसको इस वीडियो में लर्न करेंगे। ये आपका 9th लेसन है एज पर द गिवन सिलेबस, 9th स्टैंडर्ड साइंस का ये लेसन है। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लेसन है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। व्हाट इज मीन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। हम लोग को ये पता करना है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको मतलब 2-3 कैटेगरीज दे दी है जिनके बारे में आपको पता करना है, जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रखना है। जैसे कि मुझे फर्स्ट वर्ड इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। सो मुझे इसके बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा इस वीडियो को, वेरी शॉर्टली, बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी इजी और दिस लेसन इज़ वेरी इजी। आप लोग इसको इजीली लर्न कर सकते हो, सेल्फ स्टडी में भी कर सकते हो। फिर भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा। चलो, सो फर्स्ट विल नो व्हाट इज़ मीन ऑफ वेदर एंड व्हाट इज़ मीन ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर के बीच का डिफरेंस हमें पता करना। मैं आपको बताऊंगा जो क्लाइमेट चेंज है उसको ज़्यादा टाइम जाता है। मतलब हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, मतलब क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है, तो ये जो है इट इज़ अ लॉन्ग टर्म चेंज। ओके, लॉन्ग टर्म चेंज है। वेदर जो रहता है आपका डेली वेदर रहता है। ओके, तो मतलब क्लाउडी रहेगा, ह्यूमिड रहेगा, मतलब हॉट रहेगा। तो डेली वेदर जो रहता है इट इज़ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ स्पेसिफिक प्लेस। ओके, तो ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। वेदर जो है लिमिटेड टाइम का क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक चेंज दिखाता है, इन्वायरमेंटल चेंज दिखाता है। और जो क्लाइमेट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म चेंज है, एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। आपको क्लाइमेट चेंज होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म चेंज है इन द सेम फैक्टर्स जो हम लोग इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा, वेदर रिलेटेड और क्लाइमेट फैक्टर्स। ओके, कौन कौन से मेरे पास ये अब तो फर्स्ट टेम्परेचर है। ओके, टेम्परेचर ऑब्वियसली आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपके पास, सनलाइट है आपके पास, रेनफॉल है आपके पास, क्लाउड्स है, ह्यूमिडिटी है, विजिबिलिटी है। तो ये सारे सारे फैक्टर्स जो है मेरे एटमॉस्फेयर में जब भी मैं क्लाइमेट चेंज या वेदर चेंज देखता हूँ तो इन सारे फैक्टर्स को मुझे यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से देखना पड़ता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं जो फैक्टर्स यहाँ पे रिलेटेड है आपके। मैंने बताया आपको जो क्लाइमेट है, एक मेरे पास क्लाइमेट है और एक सेकेंड मेरे पास वेदर है। नाउ हाउ दीज आर रिलेटेड। ओके, वेदर एंड क्लाइमेट। सो फर्स्ट थिंग है शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम है, स्पेसिफिक प्लेस है और रीजन है। ओके, एंड एटमॉस्फेरिक चेंज है। ये कौन सा चेंज है? एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो, कंडीशंस बदल जाती है, चेंजेस। ओके, तो देर इज चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर शॉर्ट टाइम एट अ स्पेसिफिक प्लेस और रीजन इज इंडिकेट्स वेदर चेंज। ओके, अभी क्लाइमेट इट इज़ अ लॉन्ग टाइम चेंज है। ओके, लॉन्ग टाइम चेंज और बाकी सब ये जो है लॉन्ग टाइम चेंज एंड फॉर लार्ज एरिया है, ओके, फॉर लार्ज एरिया एज कम्पेयर टू दिस। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। एंड द एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज ये सेम रहेगा। अभी कौन कौन से फैक्टर्स जो है मेरे पास मैं बताऊंगा आपको जो आपके क्लाइमेट, ओके, क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड फैक्टर। ओके, वेदर रिलेटेड फैक्टर्स हम लोग बात करेंगे। ये कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड रहते, तो इनके बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं। ओके, पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है और बहुत पेन है अपने पास, उनको ले लेते हैं। सो ये जो फैक्टर्स है क्लाइमेट और वेदर रिलेटेड फैक्टर्स, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स। मैंने पहले बताया टेम्परेचर ऑब्वियसली रहता है। चलो, टेम्परेचर को मैंने ले लिया। सेकेंड मेरे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका। ओके, थर्ड मेरे पास है सनलाइट, कभी कभी सनलाइट ज़्यादा होती है, कभी कभी कम होती है। फोर्थ मेरे पास है रेनफॉल है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास ह्यूमिडिटी है। ओके, चलो मैं बाकी यहाँ पे लिख देता हूँ। सिक्स मेरे पास है विजिबिलिटी, है यहाँ पे। सो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी
और कुछ फैक्टर्स इसमें रहने वाले मेरे पास रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स। ओके, मैंने एक फैक्टर नहीं लिया, क्लाउड्स। ओके, तो क्लाउड से क्लाउड ही रहता है कभी कभी एटमॉस्फेयर, तो इनके ऊपर आप थोड़ा सा गौर करो। टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हो जाएगा, सनलाइट में चेंज हो जाएगा, आपके रेनफॉल में, ह्यूमिडिटी, ये विजिबिलिटी, क्लाउड्स। ओके, तो इस तरह का चेंजेस, मतलब अगर मेरे पास ज़्यादा सनलाइट रहेगी तो एकदम क्लियर एटमॉस्फेयर रहेगा। क्लियर मतलब ड्राइड मतलब ड्राई एयर रहेगी। ओके, तो मुझे विजिबिलिटी मतलब जो भी रहेगी ज़्यादा रहेगी, आई कैन सी एवरी ऑब्जेक्ट वेरी क्लियर। बट क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहेगा, रेन रहेगा, तो विजिबिलिटी जो रहेगी वो कम रहेगी। ओके, एंड दैट विल बी द ह्यूमिड मतलब यहाँ पे मुझे ह्यूमिडिटी दिखाई देगी, यहाँ पे मुझे आर्द्रता बोलते हैं हम लोग, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में रहती है वो दिखाई देगी। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो है यहाँ पे आपको इनके ऊपर गौर करना है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, क्लाउड्स, these are related to climate और weather change। ओके, ये climate change है, weather change है, मतलब these changes are responsible for the weather and these changes are responsible for the climate। ओके, climate में जो भी बदलाव आता है, weather में जो भी बदलाव आता है, इन सारे के सारे बदलाव के लिए ये जो फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको बता दूं कि आगे के जो टॉपिक्स हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आप इतना मतलब आपके दिमाग में बिठा लो। सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग्स। ओके, व्हाट आर गिवन इन योर बुक, आपके बुक के अंदर लेसन में जो दिया है बात करते हैं। अभी जो वेदर चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, इट इज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एफेक्ट्स और लाइफस्टाइल, ह्यूमन बीइंग्स लाइफस्टाइल, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्या करता है, मतलब असर करता है। द रीज़न यू नो वेरी वेल दैट अकॉर्डिंग टू वेदर और डाइट चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस और क्लोथिंग चेंजेस एंड आवर सराउंडिंग्स, एवरीथिंग इट्स मीन्स चेंजेस। ओके, हर एक चीज़ बदल जाती है। जैसे क्लाइमेट रहेगी, जैसे कि बारिश का सीज़न है तो हम लोग छाता लेके घूमेंगे, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमें जो जो खाने में चाहिए बारिश के सीज़न में वो अलग रहता है। हमारे रेन के वजह से जो भी मतलब क्लाइमेट में चेंजेस रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि हम लोग समर में इससे अलग चेंजेस देखते हैं। तो ये जो मतलब मेरे पास जो है, जैसे कि मैं बता दूं कि विंटर, समर एंड दिस रेनी सीजन। ओके, दीज आर दी 3 सीजन्स, दीज आर दी क्लाइमेटिक चेंजेस। ओके, लॉन्ग चेंजेस है, 1-2 दिन के लिए नहीं है। एंड द वेदर इज द डेली चेंज। ओके, इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इट इज़ वेदर। ओके, ये वेदर में आता है। वेदर जो रहता है डेली चेंज रहता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, उसको हम लोग वेदर बोलते हैं। एंड द क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टाइम चेंज एंड इट कैन बी ऑब्जर्व फॉर मंथ्स और ईयर्स। ओके, तो ये मंथ्स के लिए मेरे पास समर का सीज़न है, मंथ्स के लिए मेरे पास विंटर सीज़न है, मंथ्स के लिए मेरे पास रेनी सीज़न है। सो दिस ऑल आर द क्लाइमेटिक चेंजेस। तो ये सारे क्लाइमेटिक चेंजेस है। दिस ऑल क्लाइमेटिक चेंजेस इन्फ्लुएंस और डे टू डे लाइफ स्टाइल। ओके, डे टू डे लाइफ स्टाइल पे असर करते हैं हम लोग के। हमारा जो खाना है, हमारा जो रहना है, हमारे जो कपड़े, सारे के सारे इस क्लाइमेट चेंज के अनुसार बदलते रहते हैं। और हमारा जो डेली रूटीन है वर्क का वो भी चेंज करता है और वो भी चेंज हो जाता है इस क्लाइमेटिक कंडीशन के वजह से। ओके, और एक बात बता दूं कि जो भी ह्यूमन बीइंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, दिस ऑल एक्टिविटीज़ आर जस्ट डिपेंड्स फॉर द क्लाइमेटिक चेंजेस, इसके ऊपर ही डिपेंड्स करती है। ताकि मैं बता दूं आपको, अगर कुछ प्रोडक्ट्स और ड्राई सीजन में ही प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, उनको आप रेनी या विंटर सीजन में नहीं प्रोड्यूस कर सकते। कुछ वेजिटेबल्स है वो ड्राई सीजन में ही ज़्यादा ग्रो करते हैं, समर सीजन में ही ज़्यादा प्रोडक्ट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स रहेंगे, उनको हम स्पेसिफिक सीजन में ही उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके पीछे मतलब ये एक तरह का ऑप्शनल मार्क रह जाता है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस के ऊपर डिपेंड्स करता है। 23rd March, it is one of the day. On this day, the World Meteorological Day means it is announced or it is celebrated। और ये जो डे मतलब 23rd March, इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बोला जाता है। ओके, आई थिंक दिस इज करेक्ट।
ओके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ओके, 23 मार्च, ये आपको याद रखना है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कभी कभी आ सकता है आपको इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, मेटेरियोलॉजिकल डे बोला जाता है। मेट्रोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें अभी मैंने आपको बताया क्लाइमेटिक चेंजेस आपके डे टू डे लाइफ, मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस आर रिलेटेड ओके टू ह्यूमन बीइंग्स डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज ओके, एक्टिविटीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओके। ये जो है आपके लाइफ एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं। मैं बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, जैसे मैंने बताया कि क्लाइमेटिक चेंजेस आपके डाइट को डिसाइड करते हैं, आपके क्लोथिंग को डिसाइड करते हैं, आपके रहने के अंदाज को डिसाइड करते हैं, आपके बहुत सारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड या क्लाइमेट से, वेदर से रिलेटेड फैक्टर्स से जो आपके लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आपका जो भी मतलब ओशन का जो भी मतलब ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेयर का जो भी ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, हर एक के लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, रिलेट करती है, और इसके अनुसार हम लोग की ज़िंदगी जो है उसका मतलब एक जीने का तरीका रहता है। तो ये बहुत अहम भी है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 मार्च को। क्लाइमेटिक चेंजेस आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहुत कुछ चीज़ें इस टॉपिक में आपको दे दी, आपको एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत ईजी चीज़ है, मैंने पहले ही बताया। क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म चेंज है और वेदर जो है शॉर्ट टर्म चेंज है। ये डे टू डे लाइफ का जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो भी चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब रेनफॉल तो हर टाइम नहीं रहने वाला, तो जो भी कुछ चीज़ें है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेदर, डेली वेदर, जो हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं ओके, जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि आज का वेदर किस तरह का है ओके, आज का क्लाइमेट किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम भी है। अभी मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी इज द साइंस इन विच द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट नेचुरल फैक्टर्स लाइक द एयर, वाटर and the remaining factors and the geological reactions are studied okay, geological मतलब अर्थ के ऊपर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सारी की सारी प्रोसेसेस की स्टडी की जाती है, जो एयर से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, नेचुरल फैक्टर्स से रिलेटेड है, और अर्थ के पूरे मतलब जो भी मतलब हम लोग बोलेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो ये सारी की सारी चीज़ों का जहाँ पे स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है मेट्रोलॉजी ओके। तो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स भी है, यहाँ पे हमें दे दिया, उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। मेट्रोलॉजी जो है मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन हो के इस्टेब्लिश, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये 23 मार्च 1950 को इस्टेब्लिश किया था। 23 मार्च 1950 यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था जिसमें मेट्रोलॉजिकल स्टडी किया जाता था ओके। सो 23 मार्च यही डे जो है हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं। अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO इसको बोला जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ इस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ओके। ये इस्टेब्लिश किया था 23 मार्च 1950 को ओके, एंड दैट्स वाई दिस डे इज़ जस्ट कंसिडर एज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। नेक्स्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने द नेशनल ओशिनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ डिपार्टमेंट्स है इंडियन गवर्नमेंट्स के जिनमें इस तरह के चेंजेस जो भी होते हैं आपके ओशन से रिलेटेड रहेंगे, वाटर से रिलेटेड रहेंगे, अर्थ से रिलेटेड रहेंगे, नेचुरल फैक्टर से रिलेटेड रहेंगे, उनका स्टडी किया जाता है, उनका अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं, और इनको हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से फेस करना है इसका एक तरीके का प्लानिंग किया जाता है। एंड दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ ओके। तो ये कुछ IMP पॉइंट्स है, थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन दे दी इसमें इन डिपार्टमेंट्स के बारे में, उनके बारे में मैं आपको
डिटेल में बता देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलो हम लोग डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स आईएमपी मैंने बताया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO इट इज एस्टैब्लिश ऑन 23 मार्च 1950। ओके, इसकी जो स्थापना थी 23 मार्च 1915 को की थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी मेरे पास IITM एंड नेशनल ओशियनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास से NOAA। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो डिपार्टमेंट्स है IMD बोलेंगे हम लोग, इसके अंडर आते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से दोनों के दोनों। एंड नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स, इस इन डिपार्टमेंट्स का जो मेन फंक्शन है जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस से क्लाइमेटिक चेंजेस से उनका स्टडी करना। ओसेनोग्राफिक जो मेरे पास डिपार्टमेंट में नेशनल ओशनोग्राफिक एंड द एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ओशन से रिलेटेड जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेस से जितने भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस उनका मतलब वहाँ पे स्टडी दिया जाता है। जैसे कि सुनामी आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, तो दे गिव द अलर्ट्स टू द नियर बाय कोस्टल रीजन एरिया, ओके, अबाउट ऑल दिस क्लाइमेटिक चेंजेस और ओशनिक चेंजेस। ओके, तो ये काम ही इन डिपार्टमेंट्स का है। अभी यहाँ पे क्या किया जाता है, सैटेलाइट्स जो आपको बताया, सैटेलाइट्स नाउअडेज सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू डू द स्टडी ऑफ ऑल दिस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। सैटेलाइट्स जो हमारे पास अवेलेबल है उनके पास ये मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन की स्टडी करने के लिए मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, तो नेचुरली वो सैटेलाइट्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं एटमॉस्फेयर के चेंजेस का, और ये हम लोग को वेदर फोरकास्ट में दिखाया जाता है, डे टू डे वेदर चेंजेस में दिखाया जाता है, हर एक जगह पे दिखाया जाता है। अभी मेरे पास यहाँ पे 3 तरह के मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल, होलिस्टिक मॉडल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल। All these 3 models are mainly works on the climate change and weather change. Whatever the changes which are taking place in the atmosphere due to the change in the temperature, due to the change in the atmospheric pressure, due to the change in the humidity, due to the change in the विजिबिलिटी, जो भी रहेगा आपका मतलब रेनफॉल रहेगा, कुछ भी क्लाउड्स रहेगा, जो भी आपका एटमॉस्फेयर चेंज है, तो वेदर चेंज के लिए, डे टू डे चेंज के लिए, क्लाइमेटिक चेंज के लिए, ये सारे के सारे फैक्टर जो IMP है इनका मतलब स्टडी करने के लिए हमारे पास ये जो डिपार्टमेंट है इनको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। ये ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करते हैं, इनको बोला जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स। जो मेरे पास 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल ओशियनोग्राफिक एंड द एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, and these were established by British government already in 1875 में ही एस्टेब्लिश किए गए थे। और मेन जो ऑफिस था फर्स्ट मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वो था शिमला में। ओके, और अभी ये जो डिपार्टमेंट से बड़े बड़े सिटीज़ में जैसे मुंबई, पुणे जैसे रहते बड़े बड़े सिटीज़ में इसका क्या है मतलब डिपार्टमेंट्स वर्किंग में है। पुणे में जैसे कि इसका डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो ओशन रिलेटेड है, जो एटमॉस्फेयर रिलेटेड है, जो नेचर रिलेटेड है, जैसे कि एयर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, क्लाउड्स रहेंगे, रेनफॉल रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, जो भी रहेगा, विजिबिलिटी रहेगा। सो ऑल दिस फैक्टर्स एंड द जियोलॉजिकल मीन्स डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, जैसे कि अर्थक्वेक रहता है, जैसे कि साइक्लोन्स रहते हैं, जैसे कि जो भी रहेगा, तो इनका यहाँ पे स्टडी किया जाता है और उनकी स्टडी करके, उन फैक्टर्स को स्टडी करके उनके अलर्ट्स पब्लिक को दिए जाते हैं। तो ये मेन वर्क है, आप रीड करो, आप अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करो, मैं इतना ही कहूँगा। और ये आपको मतलब आपके डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है, इसलिए आपको इसका फ़ायदा रहेगा। एंड दिस टॉपिक इज इजी एज पर माई नॉलेज। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में जितने भी टाइप्स के वेस्ट आते हैं उनको हम लोग कैटेगराइज करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका मैनेजमेंट किस तरह किया जाता है, जो रिसाइकल, जो भी मतलब रिसाइकल, रीयूज़, ओके, जो भी फैक्टर्स है उन सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं स्टेप वाइज। एंड देन विल कंप्लीट दिस लेसन, और इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूंगा और ये लेसन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। सो विल डिस्कस अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और सॉलिड वेस्ट क्या हम लोग को पता है, सॉलिड वेस्ट हम लोग के डे टू डे लाइफ में जो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हम लोग के किचन में जो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हम लोग कोई मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जैसे कि हजार्डस्ट वेस्ट है, जैसे कि केमिकल वेस्ट है, जैसे कि
अर्बन वेस्ट है, अलग अलग कैटेगरीज का वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। सॉलिड में जो आता है सॉलिड स्टेट में रहता है। अभी यहाँ पे दो चीज़ के तरह के सॉलिड रहते हैं कि बायोडिग्रेडेबल एंड एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मेरे पास फंगाई रहती है वो डिग्रेड करती है और उसको सॉइल में कन्वर्ट कर देती है, उसको मतलब सॉइल के अंदर मिक्स कर देती है। तो एक बायोडिग्रेडेबल है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसका जो क्वांटिटी है डे बाय डे बढ़ती ही जाती है। जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट है, अभी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वैसे ही रहते हैं। अगर मैं इसका वेस्ट प्रोड्यूस करता रहूँ तो आपको याद रहेगा 26 जुलाई 2005 हम लोग याद करेंगे तो मुंबई में बाढ़ आई थी और मुंबई पूरा पानी के नीचे मतलब दब गया था। इसके पीछे का रीज़न है इन प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके पीछे जो रीज़न था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं की गई, इसलिए पानी जो है मतलब हर जगह पे मतलब रुक गया और उसकी वजह से बाढ़ आ गई। ओके, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन टुडेज़ लाइफ। आज के लाइफ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत IMP है। मैंने आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मतलब दो तरह के सॉलिड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक सॉलिड है जो बायोडिग्रेडेबल, जिसको इजीली हम लोग सॉइल के अंदर डिग्रेड कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस से, जो नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं। एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिनको हम लोग किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तरफ से डिग्रेड नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक है, मेरे पास प्लास्टिक है, थर्मास है, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स है, ये जो भी वेस्ट है मेरे पास, फाइबर है, जो भी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जैसे कि मेटल्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, इनको मैं नहीं डिग्रेड कर सकता। और इनसे क्या हो जाता है सॉलिड से, मतलब ये सॉलिड वेस्ट से क्या हो जाता है कि अर्थ में पोल्यूशन तो पैदा हो ही जाता है, वैसे सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है और इससे डिजीज़ेस ज़्यादातर तरीके से डिजीज़ेस क्या हो जाते हैं फैल जाते हैं। तो चलो हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल विच टाइप ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस इन आवर डे टू डे लाइफ। कौन से वेस्ट है जो हमारे हर दिन के लाइफ में प्रोड्यूस होते हैं और उनको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। सॉलिड वेस्ट कौन कौन से होते हैं हम लोग फर्स्ट जान लेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग लर्न करेंगे। डोमेस्टिक वेस्ट है, मतलब हम लोग के घर के अंदर जो भी प्रोड्यूस होते हैं, पॉलीथीन बैग्स रहेंगी, आपके फूड के सॉलिड वेस्ट रहेंगे, वेजिटेबल के सॉलिड वेस्ट रहेंगे। आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं और उनका सॉलिड जो भी मटेरियल रहेगा वो सॉलिड वेस्ट में चला जाएगा। ओके, इसको डोमेस्टिक मतलब घर में यूज़ किए जाएँ। इंडस्ट्रियल वेस्ट रहेंगे, इंडस्ट्री में जितने भी सॉलिड मतलब जो अनवांटेड है, जो कचरा बोल के बाहर निकालते हैं वो सॉलिड वेस्ट रहेंगे। हज़ार्डस केमिकल्स रहते हैं, मैंने पहले बताया हज़ार्डस केमिकल्स जो बहुत ही तकलीफ देते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं, बहुत ही बुरे होते हैं, वो केमिकल्स ये सॉलिड वेस्ट में आते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स ये फार्म और गार्डन में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है मोस्टली ये बायोडिग्रेडेबल में आता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टीवी फैंस जो भी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उनका वेस्ट इसमें आ जाता है। बायोमेडिकल मतलब जो भी सिरिंजेस रहेंगी, सलाइंस रहेंगी, बायोमेडिकल जो भी किट्स रहेंगे, जो भी टैबलेट्स के पैकेट्स रहेंगे, जो भी चीज़ें इसमें बायोमेडिकल बोल के मेडिकल फील्ड में यूज़ की जाती है उस बायोमेडिकल वेस्ट में आ जाती है। उसके बाद में मेरे पास अर्बन वेस्ट, अर्बन मतलब सिटी में, जैसे कि मुंबई में डेली 5000 टन्स वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है, 5000 टन्स। पुणे जहाँ पे 1700 टन्स, एंड जैसे नागपुर जैसे सिटी में 900 टन्स पर डे सॉलिड वेस्ट निकलता है पर डे। ये सोच लो कितना ज़्यादा अर्बन वेस्ट है। और उसके बाद रेडियो एक्टिव, मैंने पहले बताया कुछ एलिमेंट्स जो है रेडियो एक्टिव जैसे यूरेनियम है, ये एलिमेंट्स भी मतलब जहाँ पे भी इनका प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पे भी इनकी रिफाइनिंग की जाती है, जहाँ पे भी इनका यूज़ किया जाता है, द वेस्ट इज़ प्रोड्यूस एंड दैट वेस्ट इज़ वेरी हार्मफुल। ओके, एंड देन मेरे पास माइनिंग मतलब मेटल्स को जहाँ से निकाला जाता है, उनके मिनरल्स से मेटल्स को निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ ओर्स एंड देयर मोर प्रोसेस यू नो वेरी वेल। ओके, एक्सट्रैक्शन किया जाता है मेटल्स का। तो जो भी सॉलिड वेस्ट माइनिंग में प्रोड्यूस होता है वो माइनिंग में आ जाता है। तो ये उनकी कैटेगरीज है, मैंने यहाँ पे लिख दी 9 कैटेगरीज आती है। अभी मेरे पास मैंने पहले बताया कि दो तरह के सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, कि बायोडिग्रेडेबल जिसको ईजिली डिग्रेड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा जो है
नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से डिग्रेड नहीं कर सकते, जो ज़मीन में वैसे ही बहुत सालों तक रहता है और वो ज़मीन को क्या करता है, मतलब जो सॉइल को क्या करता है, पोल्यूटेड कर देता है, इनफर्टाइल कर देता है, ख़राब कर देता है, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट्स है, हार्मफुल इफेक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ओके, इट बैडली इफेक्ट्स ऑन द बायोडाइवर्सिटी, ओके, कुछ एनिमल्स मर जाते हैं, कुछ प्रजातियाँ नष्ट हो जाती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं, ये डिसीजेस प्रोड्यूस करता है, डिजीज मतलब अलग अलग तरह की बीमारियाँ प्रोड्यूस कर देता है। बैड ऑर्डर जो रहता है, उसका स्मेल बहुत गंदा रहता है, इससे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट मतलब महसूस होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, वहाँ पे रहने के लिए दिल नहीं लगता है, बहुत कुछ चीज़ें बैड ऑर्डर रहता है। सॉइल पोल्यूशन करता है, इनडायरेक्टली सॉइल पोल्यूशन हो गया तो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन हो ही जाता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस कर देता है, ये टॉक्सिक गैसेस हम लोग जब भी स्मेल करते हैं, जब भी रेस्पिरेशन में ले लेते हैं, तो हम लोग को कोई भी किसी भी तरह की बीमारियाँ हो सकती है, अननेचुरल ब्यूटी को ख़राब कर देता है, ओके। तो ये कुछ इसके इफेक्ट्स हैं। मैं बता दूं ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एक्चुअली, बट इट इज़ गिवन इन शॉर्ट फॉर योर 9th स्टैंडर्ड स्टडी। अगर इसको आप जितना स्टडी करोगे उतना आपको इसके बारे में और लिंक आपको PhD करने तक का नॉलेज मिल जाएगा, इतना बड़ा ये टॉपिक है। आपको खाली ये टॉपिक्स याद रखने हैं, it badly affects on biodiversity, it is responsible for the production of lot of diseases, or it spreads lot of diseases. Then the bad order of the chemicals affects the living organisms. Soil pollution is the main problem due to this solid waste. Then toxic gases are produced and that are very harmful, and the natural beauty is destroyed. Then water pollution, air pollution. So all these are the bad effects, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट। तो अभी हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सो मेरे पास है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से की जानी चाहिए और उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इस टॉपिक का नाम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द मेन टॉपिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन डिटेल, ओके। तो उसके बारे में हम लोग लर्न करते। अभी मेरे ख्याल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ही टॉपिक है, और उसके बाद में कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द मीन्स एंड ऑफ दिस लेसन। सो हाउ कैन वी डू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये IMP पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, आपकी बुक के अंदर और कुछ पॉइंट्स दिए, लेकिन मैं उनको नहीं यहाँ पे प्रिवेंट करना है, मुझे सॉलिड वेस्ट को प्रिवेंट करना है, सो मैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रोक सकता हूँ। देयर इज़ द वन वे बाय विच वी कैन प्रिवेंट द यूज़ ऑफ सॉलिड वेस्ट, ओके। सो सॉलिड वेस्ट नहीं होने देना है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होगा। बट बेटर वे वी कैन जस्ट मैनेज द सॉलिड वेस्ट, ओके, और वी डू द मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इको फ्रेंडली, जिसको बोला जाता है इको फ्रेंडली। यहाँ पे मतलब ऐसा पॉइंट है, मतलब जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ऐसे सॉलिड में साइंटिफिक मतलब साइंस के हिसाब से किस तरह से मैनेजमेंट की जाए। तो फर्स्ट मेरा जो पॉइंट है सेपरेशन एंड द कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, बहुत IMP पॉइंट है। सेपरेट करो, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेट करो, बायोमेडिकल वेस्ट सेपरेट करो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सेपरेट करो, ओके। केमिकल वेस्ट मतलब आपको जितना पॉसिबल है उतना करो, ताकि बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्ट है उसको मैं कंपोस्टिंग कर सकता हूँ, उसको क्या कर सकता हूँ मैं, कंपोस्टिंग कर सकता हूँ। मेरे पास इससे मैं मतलब जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स जिसको बोलते हैं हम लोग, जो नेचुरली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कंपोस्टिंग करके कर सकते हैं। सेफ लैंडफिल साइट्स, ओके, ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे आपको क्या करना है, लैंड के अंदर ऐसा बड़ा एक मतलब जगह बनाना है, और उसके अंदर इसको डाल के उसको वापस मिट्टी से भर देना है, ताकि इसका किसी को भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम और कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इसका बाधा नहीं है, ओके। सेफ लैंडफिल साइट से भी IMP है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मैंने बोला, इंसिनरेशन इसको बोला जाता है, इंसिनरेशन, ओके। इंसिनरेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। देन पायरोलाइसिस मैंने बताया नहीं आपको, पायरोलाइसिस मतलब एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को वेस्ट को क्या किया जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, गैस में, जैसे बायोगैस, बायो एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, या पायरोलाइसिस जिसको बोला जाता है, मतलब उसको मेल्ट कर देना, मेल्ट करके उससे एनर्जी को प्रोड्यूस कर देना, ये इसका एक प्रोसेस है, ओके।
इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है मेरे पास, उसमें मेरे पास लैंडफिल मेथड एक ही दिया आपको। तो लैंडफिल मेथड आपको डिग करना है, लैंड को डिग करना है, एंड यू हैव टू मेक द ओपन स्पेस इन लैंड, इन दैट पार्ट यू हैव टू जस्ट पुट दैट ऑल वेस्ट, आपको पूरा की पूरा वेस्ट उसके अंदर भर देना है। तो वहाँ पे आपको उसको मैनेज करना है। ओके, तो एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको ये सारे स्टेप्स लेने हैं। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यू नो। देन वर्मी कंपोस्टिंग, ये वर्मी मतलब जो कीड़े रहते हैं उनसे हम लोग इसको कंपोस्ट करके उसको हम लोग अपने खेती के लिए, सॉइल के लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। और ये मेरे पास लास्ट है। तो ये कुछ स्टेप्स है जिनसे हम लोग सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड दिस स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज व्हेन वी लर्न how to do the solid waste management, then only we will create the healthy ecosystem, or we can just able to survive in the ब्यूटीफुल नेचर। ओके, अच्छा नेचर रहेगा और नेचर को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अभी मेरे पास 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। रीयूज़, रीफ्यूज़। एक तो रीयूज़ करना सीखो, कोई भी चीज़ है उसको फेंको मत, उसको वेस्ट में कन्वर्ट मत करो, उसको रीयूज़ करो। रीफ्यूज़, आप ऐसी चीज़ें मत लो, मत खरीदो कि जिनसे सॉलिड वेस्ट जो है प्रोड्यूस होगा, और उसको मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल में खास बोल रहा हूँ, जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, वैसे चीज़ों को रिफ्यूज़ करो, लेने से मना कर दो। रिसाइकल करो, उसका वापस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करो, वापस उसका यूज़ करो। रीथिंक, बार बार सोचो आपको ये सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है, इससे क्या हम लोग नेचर को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे, क्या नुकसान पहुंचाएंगे, ये सब सोचना चाहिए मुझे। रिड्यूस, कम कर दो, आपका जो सॉलिड वेस्ट जो होने वाला है उसको रिड्यूस करो, मतलब उसका यूज़ ही कम करो तो अपने आप कम हो जाएगा। मेरे पास है रिसर्च, सोच लो, सर्च करो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं सॉलिड वेस्ट से, जो हम लोग के एनवायरनमेंट को, हम लोग के नेचर को, और हम लोग के आने वाले प्रजाति को और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड देन रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक में बताना चाहिए कि पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट इट इज़ वेरी डेंजरस प्रॉब्लम इन डे टू डे लाइफ, एंड इट विल बी वेरी डेंजरस और वेरी क्रिटिकल इफ वी आर नॉट रेगुलेट आवर रेगुलर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग नहीं सीखेंगे, हम लोग नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। मैंने 26 जुलाई 2005 का जो मुंबई में जो कैलामिटीज़ हुआ था, जिससे फ्लूड की सिचुएशन जो हुई थी, उसके पीछे का रीज़न बताया, मिस मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। ओके, तो ये मतलब आपत्ति आने से पहले हम लोग को इससे सीख लेनी चाहिए कि हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से डिग्रेड कर सकते, किस तरह से रीयूज़ कर सकते, किस तरह से हम लोग उसको रिसाइकल कर सकते, किस तरह से हम उसको रिफ्यूज़ करेंगे, रीथिंक करेंगे, रिसर्च करेंगे एंड रेगुलेट करेंगे। ओके, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, बिकॉज if we can't follow the steps which are essential for the solid waste management, then the future will be very dangerous for upcoming generation and biodiversity। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाला है, तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। ह्यूमन बींग्स ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड हु इज़ डूइंग दिस टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। ओके, और एक ही इंसान ही है खुद के फ़ायदे के लिए सॉलिड वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, तो हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिफ्यूज़ करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए। इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। ओके, तो ये कुछ IMP पॉइंट्स हैं, और कुछ पॉइंट्स आपके बुक में दिए, आप एक बार रीड करोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। और थोड़े से पॉइंट्स बचे इस लेसन में से, चलो उनको डिस्कस करते हैं एंड देन विल डिस्कस शॉर्टली एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। मैं बता दूँ, ये GK की तरह लेसन है, जनरल नॉलेज जिस तरह से बोलते हैं हम लोग। जनरली हम लोग थिंक करके इस लेसन के सारे सोल्यूशन अपनी भाषा में बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ आपको इस लेसन में कोई भी मतलब गड़बड़ी नहीं होगी। सो वी विल लर्न अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो टॉपिक आपका 8th स्टैंडर्ड में आपको ऑलरेडी दिया था, जिसमें आपको बताया था कि नेचुरल डिजास्टर्स और मैन मेड डिजास्टर्स से दो तरह के डिजास्टर्स हम लोग फेस करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, जैसे कि फायर है, जैसे कि थंडर बोल्ट है, जैसे कि अर्थक्वेक है, साइक्लॉन्स है।
तो स्टॉर्म से ये इस तरह के डिज़ास्टर्स आते रहते। तो अभी ये डिज़ास्टर्स को हम लोग बोलेंगे नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर्स। ओके, तो इनको केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाना, कहीं कहीं पे मतलब किसी गाड़ी को आग लग जाना, कहीं पे स्फोट हो जाना, तो ये मैन मेड डिज़ास्टर्स में केमिकल एक्सप्लोजन हो जाना। तो मैन मेड डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स, बोथ आर डिफरेंट डिज़ास्टर्स। एंड नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू मैनेज द डिज़ास्टर्स। ओके, डिज़ास्टर को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो आपको यू शुड बी रेडी टू फेस द डिज़ास्टर्स इन एवरीवेयर। ओके, आप तो रेडी रहना चाहिए। एंड देर शुड बी पब्लिक अवेयरनेस। ओके, पब्लिक अवेयरनेस रहना, जैसे कि अर्थक्वेक है तो कहाँ पे हम लोग को खड़ा रहना चाहिए, कहाँ पे खड़ा नहीं रहना चाहिए, किस तरह से हम लोग को खुद को बचाना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए। अगर कोई भी विक्टिम आप लोग को मिलता है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो भी स्टेप्स है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स जो फर्स्ट एड में आती है, वो सारी आपको करनी चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बता दिए, मैं आपको बता देता हूँ। एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ओके, एयरवे ब्रीथिंग एंड मतलब उसको फर्स्ट तो हवा के कांटेक्ट में रखो उस इंसान को। उसकी ब्रीथिंग नहीं हो रही तो उसका रीज़न देखो, उसको पंपिंग करो, कुछ तो करो जिससे उसको ब्रीथिंग लेना पॉसिबल हो जाए। और उसके बाद में आपको बोला है सर्कुलेशन, और उसका ब्लड सर्कुलेशन अगर स्टॉप हो जाता है, कुछ भी अगर उसको इमीडिएटली मतलब कोई भी ज़रूरत है उसको उस तरह से उसको हैंडल करो, उसको प्रोसेस करो, उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करो, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो लॉस्ट होने के बाद आपका इकोनॉमिकल लॉस्ट हो जाता है, नेचुरल लॉस्ट हो जाता है, तो उसको किस तरह से फेस करना चाहिए, उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए। इसलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ रहती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वो इसके ऊपर काम करती है। एज ए ह्यूमन बीइंग यू शुड बी रेडी टू हेल्प एवरी पर्सन हु नीड हेल्प इन दिस डिज़ास्टर्स। ओके, डिज़ास्टर में जिसको हेल्प चाहिए उसको हेल्प करने की जिम्मेदारी हमारी होती है एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग को कैरीड करनी चाहिए जिससे हम लोग एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसके ऊपर आपको जितनी नॉलेज चाहिए उतनी नेट के ऊपर मिल जाएगी। आपके बुक में वेरी शॉर्ट इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड, बट इफ़ यू आर गोइंग टू सर्च the disaster management topic on internet, you will get lots information for this topic and you will get better solution for your every doubt। तो आप ये काम करो, इसको ढूंढो, आपको मिल जाएगा। आई होप यू लाइक दिस। मतलब मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको पकाना नहीं चाहता हूँ, ताकि ये टॉपिक बहुत ईजी है। आपको जनरल साइंस में आप इसको कर लोगे, आपके साइकोलॉजिकल थिंकिंग में आप इसको अंडरस्टूड कर लोगे, आपके मतलब सोशल लाइफ के मैनर से आप इसको समझ के ले लोगे, और एज ए ह्यूमन बीइंग आपको इसको जल्दी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये सब चीज़ें क्या होती है। ओके, सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग। मैंने आपकी एक्सरसाइज नहीं ली है ताकि वो बहुत ईजी मैंने देख लिया। आपको एक्सरसाइज खुद सॉल्व करना है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट करो, हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।